नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जहां पर पाकिस्तान और चीन से भारत की एक एक इंच जमीन वापस लेकर रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख का बेहद बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पाक और चीन से सारी जमीन वापस लेकर रहेंगे, चाहे वो पीओके हो, अक्साई चीन हो, जो भी जमीन भारत की है वो वापस ली जाएगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ताइवान को दिया हथियार तो बुरी तरह बौखला गया चीन और कर दिया ये बड़ा ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की मुलाकात, चीन से तनाव के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाक व चीन से भारत की एक एक इंच जमीन वापस लेकर रहेंगे जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख। जी हां दोस्तों, भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे से भारत की एक एक इंच जमीन को वापस लेकर रहेंगे और इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तिरंगे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर रैना ने पूर्व मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला और कहा कि ऐसे नेताओं को भारत में रहना है तो तिरंगे का सम्मान करना होगा। मुफ्ती ने कहा था कि जब तक राज्य का विशेष दर्जा बहाल नहीं किया जाता है तब तक वह चुनाव लड़ना या तिरंगा लहराना नहीं चाहती है। भाजपा नीति केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। मुफ्ती पर हमला करते हुए रैना ने कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वह भारत में रहकर राष्ट्रीय ध्वज पर अपमान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुफ्ती की हालिया टिप्पणी पर रैना ने कहा, अगर ऐसे नेता भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें तिरंगे का सम्मान करना होगा, अन्यथा उन्हें घसीटकर देश से बाहर कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में फेंक दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने ताइवान को दिए हथियार तो बुरी तरह बौखला गया चीन, कर दिया ये ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिका के ताइवान को रक्षा उपकरण बेचने पर चीन बुरी तरह बौखला गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन हथियारों की बिक्री में भाग लेने वाले अमेरिकी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाएगा। मंत्रालय के अनुसार चीन लॉकहीड, अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन, बोइंग डिवीजन और रेथियॉन पर प्रतिबंध लगाएगा। चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल अन्य अमेरिकी फर्मों पर भी चीन प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिकी की दिग्गज एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियां हाल ही में ताइवान को $1 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की मिसाइलों की बिक्री में शामिल थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए कहा था। अमेरिका ने दिए ये अचूक हथियार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पिछले हफ्ते ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 135 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। अमेरिका का कहना है कि इससे ताइवान की रक्षा क्षेत्र में ताकत बढ़ेगी। इसके साथ ही अमेरिका ने 6 MS-110 एयर रेनेसॉ पॉन्ड्स और 11 M-142 मोबाइल लाइट्स रॉकेट लॉन्चर की बिक्री को मंजूरी दी है। रक्षा उपकरणों के इन तीनों पैकेज की कुल कीमत $1.8 मिलियन है। पिछले साल अमेरिका ने ताइवान को F-16 फाइटर जेट्स देने की घोषणा की थी। चीन आत्मशासित द्वीप ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। चीन का कहना है कि औपचारिक रूप से ताइवान ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो वह बल प्रयोग करेगा। हालांकि हाल ही में ताइवान ने अपना नेशनल डे मनाकर चीन को आंख दिखा दी थी। इसके साथ ही ताइवान लगातार चीनी घुसपैठ का जवाब भी दे रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की मुलाकात, चीन से तनाव के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर ने सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोगों को और बढ़ाने के तरीकों के अलावा तेजी से बढ़ते रक्षा तथा सामरिक संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए सोमवार को यहां पहुंचे। यह बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के साथ ही समग्र रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत का चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जारी है और इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 2 प्रमुख अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। सिंह के
साथ बातचीत के पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री को रायसीना हिल में साउथ ब्लॉक के बाहर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिका पिछले कुछ महीनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर चीन की काफी आलोचना करता रहा है। इन मुद्दों में भारत के साथ सीमा विवाद, दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती सैन्य आक्रामकता और हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के तरीके शामिल हैं। पोम्पियो की यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भारत के एक प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का स्वागत करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका एक प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने का स्वागत करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आगामी कार्यकाल के दौरान भारत के साथ निकट सहयोग के लिए उत्सुक है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से लंबित BECA समझौतों को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भूस्थानिक मानचित्र साझा कर सकेंगे। भारत अमेरिका के रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में प्रगाढ़ हुए हैं। अमेरिका ने रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को अपने निकटतम सहयोगियों के स्तर तक ले जाने की मंशा दिखाते हुए जून 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी नामित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तंत्र को मंजूरी दिए जाने के बाद सितंबर 2018 में दिल्ली में पहली 2+2 बैठक हुई थी। बैठक का दूसरा संस्करण पिछले साल दिसंबर में वॉशिंगटन में आयोजित हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस को फिर करना पड़ा हार का सामना। जी हां दोस्तों, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। कुछ 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव के बाद सोमवार को मतगणना के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल 89,776 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 65% लोगों ने 26 चुनाव क्षेत्रों में 294 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में 94 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें से भाजपा और कांग्रेस के 26-26 उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार इस चुनाव में अपने 19 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने चुनाव में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया था। 1995 में हिल काउंसिल की स्थापना के बाद से कांग्रेस ने लगातार 3 बार यहां जीत दर्ज की, जबकि 2005 में लद्दाख यूनियन टेरिटोरियल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। पिछली बार बीजेपी ने 26 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लद्दाख के कारगिल जिले का अलग हिल काउंसिल है, जिसका चुनाव 2018 में 5 सालों के लिए हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी आज 3 लाख रेहड़ी पटरी वालों को देंगे स्वनिधि योजना की सौगात, यूपी के विक्रेताओं से करेंगे बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले उत्तर प्रदेश के विक्रेताओं से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ट्विटर में खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, आज सुबह रेहड़ी पटरियों पर सामान बेचने वाले यूपी के भाइयों और बहनों के साथ संवाद करूंगा। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने किस प्रकार हमारे इन साथियों को नई ताकत दी है, इस बारे में जानने का मौका मिलेगा। गौरतलब है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को करीब 3 लाख वेंडर्स को लोन बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोन बांटने के इस कार्यक्रम के दौरान वो लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान लोगों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को रेहड़ी पटरी की ओर से 5,57,000 आवेदन मिल चुके हैं, जो कि देश भर किसी राज्य में वेंडर्स द्वारा भेजे गए आवेदनों में सबसे अधिक आवेदनों की संख्या है। सरकार कोरोना महामारी के दौरान सर्वाधिक चोट खाए रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक मदद दे रही है, जिससे ऐसे लोगों को अपना कारोबार फिर शुरू करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है, सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई स्वनिधि योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस लोन के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल लेन देन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CDS बिपिन रावत का तीनों सेनाओं को साफ संदेश, लद्दाख में बढ़ाएं सैनिक, हर विपरीत स्थिति के लिए रहें तैयार। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए दिया जलाने की अपील की है, वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेवी के समुद्री कमांडो को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए कहा गया है, जहां भारतीय सेना की गोगरा हॉट स्प्रिंग
प्रोविंस में पैंगोंग तागन झील के दोनों किनारे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारतीय विशेष बलों के साथ मार्कोस को तैनात किया जाएगा, जो ध्रुवीय रेगिस्तान में भी भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का सामना कर सके। तैनात सैनिक ध्रुवीय सर्दियों के कपड़ों और मास्क के अंतिम शिपमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह तक अमेरिकी सेना से आने की उम्मीद है। पीएलए की तरह ही भारतीय सेना एलएसी पर लंबे समय तक के लिए मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। सेना 1 इंच जमीन को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। पीएलए ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक जैमर तैनात कर दिए हैं और शिनजियांग और तिब्बत दोनों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के अनुसार जनरल रावत ने तीनों सेवाओं के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि लद्दाख में 1597 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ तैनात सैनिकों, तोपखाने और टैंकों के साथ सामान्य समय नहीं है। उन्होंने कहा, पूर्वी लद्दाख में स्थिति किसी भी समय बदतर हो सकती है। सशस्त्र बलों को किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ पूरी उत्तरी सेना कमान और पश्चिमी वायु कमान बर्फ में तैनात हैं। हम में से बाकी लोग त्योहार मना रहे हैं और गोल्फ खेल रहे हैं। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि लद्दाख में युद्ध चल रहा है। भारतीय नौसेना को अफ्रीका के तट से दूर पीएलए नौसेना की तैनाती के बारे में चिंतित होने की बजाय हिंद महासागर में चीनी युद्धपोत गतिविधि की निगरानी करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। लक्षद्वीप और एएनसी के भारतीय द्वीप क्षेत्र राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की कुंजी हैं, क्योंकि वे फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जल डमरू मध्य तक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन पर हावी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में बगावत का बिगुल, खतरे में इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, इमरान खान अपने घर में बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्षी दलों की एकता ने इमरान खान की कुर्सी हिलाकर रख दी है। कल क्वेटा में हुई रैली में नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम ने इमरान और आर्मी चीफ बाजवा पर जमकर हमला बोला। नवाज ने जहां पाकिस्तान की बदहाली के लिए बाजवा को सीधे जिम्मेदार ठहराया, वहीं मरियम नवाज ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इमरान का सिलेक्टर करार देते हुए इस्तीफा तक मांग लिया। जाहिर है, विपक्ष की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को इमरान के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। विपक्षी दलों की तेज होते विरोध के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के मुख्य विपक्षी दलों ने रविवार को सुरक्षा खतरों के बावजूद इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने राष्ट्रीय अभियान के तहत क्वेटा में तीसरी बड़ी रैली की। अशांत माने जाने वाले दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी में हुई इस रैली में इमरान खान गद्दी छोड़ो के नारों की गूंज सुनाई पड़ी। सुरक्षा एजेंसियों ने रैली को लेकर आतंकी हमले की चेतावनी दी थी, मगर इसके बावजूद रैली में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। रैली स्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर तक एक जबरदस्त विस्फोट भी हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। विपक्षी दलों की इस रैली को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए लंदन से संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान शरीफ ने खुलासा किया कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के पीछे पूरी सेना नहीं थी। उन्होंने कहा कि सेना के कुछ जनरलों का इस युद्ध में हाथ था। उन्होंने कहा कि इन जनरलों ने पूरी सेना को युद्ध में झोंक दिया और देश और समाज को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जिसमें कुछ भी हासिल नहीं होना था। पूर्व प्रधानमंत्री ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए यहां तक कहा कि युद्ध में झोंक दिए गए सैनिकों के पास हथियार तक नहीं थे। ऊंची चोटियों पर युद्ध में फंसे सैनिकों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं था। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, मगर यह भी सोचना होगा कि देश और समाज को इससे क्या मिला। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हालत खराब, भारत अमेरिका देंगे झटका, अहम बैठक पर टिकी निगाहें। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूत करने और चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए आगामी 2 दिन बेहद खास हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होनी है। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के दौरान अमेरिका के साथ देश की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है। इसके लिए यूएस के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर आज दिल्ली आएंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच ये बैठक इसलिए ही खास है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का 1 हफ्ता ही बचा है। इसके पहले वार्ता के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेने दोनों नेता भारत आ रहे हैं। भारत यूएस के मंत्रियों के बीच कल यानी मंगलवार को वार्ता होगी। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दोनों देश संस्थागत इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट पर समझौता कर सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित अंतरिक्ष और पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुंचा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनएसए डोभाल ने दिया बड़ा बयान, बोले दूसरे की इच्छा पर नहीं, खतरा देखकर लड़ेंगे युद्ध। जी हां दोस्तों, रविवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विजयादशमी के इस पर्व पर चीन समेत दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डोभाल ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी की इच्छा पर नहीं बल्कि जरूरत और खतरे को देखकर युद्ध किया जाएगा। डोभाल के इस बयान को चीन के संदर्भ में लिया जा रहा है। डोभाल ने कहा है, युद्ध लड़ेंगे मगर अपनी मर्जी से। वह कहते हैं कि हम युद्ध कोई आपकी इच्छा से नहीं लड़ेंगे, जहां से हमें खतरा है हम वहां युद्ध लड़ेंगे। वह कहते हैं कि हम युद्ध अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, मगर निजी स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस बयान पर सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। सरकार ने कहा कि बयान कोई चीन को लेकर नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक सोच पर था, लेकिन बावजूद इसके भारत युद्ध की धमकी या फिर खतरे से नहीं डरता। हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रताप सारंगी बालासोर में एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। बीजेपी द्वारा बिहार के लोगों को कोविड-19 का टीका निशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ राजग पर महामारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री ने किया है सबको वैक्सीन देने का वादा। बालासोर में 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करने के बाद सारंगी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 रुपए खर्च होंगे। इससे पहले दिन में उड़ीसा सरकार में मंत्री आरपी स्वैन ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी पर हमला बोलते हुए कोविड-19 का टीका निशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में जवाब मांगा था, जिसके बाद सारंगी ने यह दावा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा विवाद के बीच जवानों से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन को दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर रविवार सुबह बंगाल के दार्जिलिंग स्थित सुकना सैन्य कैंप में अत्याधुनिक हथियारों की पूजा की और चीन को सख्त संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी हमारी सेना किसी को नहीं लेने देगी। सिक्किम में चीन की सीमा के पास नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम दार्जिलिंग पहुंचे राजनाथ सिंह ने सैनिकों को भी संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया है। आप जैसे बहादुर सैनिकों के कारण ही इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सारे देश को आपके ऊपर नाज है। मैं विजयादशमी के पर्व की आप सभी को एवं आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत चाहता है कि तनाव खत्म हो और शांति स्थापित हो, लेकिन कभी कभी नापाक गतिविधियां होती हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हमारी सेना भारत की 1 इंच जमीन भी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हमारे जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया, इतिहासकार हमारे जवानों की वीरता और साहस के बारे में सुनहरे शब्दों में लिखेंगे। राजनाथ सिंह ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा करने के बाद की। वहां उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जिस त्रिशक्ति कोर्स में हम सब आज उपस्थित हुए हैं, इसका एक बड़ा सुनहरा इतिहास रहा है। खासकर 1962, 1967, 1971 और 1975 में इस त्रिशक्ति कोर ने शौर्य और पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह शानदार रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अजीत डोभाल की चीन पाकिस्तान को चेतावनी, यह नया भारत जहां से खतरा होगा वहीं करेंगे मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विजयादशमी के मौके पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। चीन के साथ LAC पर जारी तनाव के बीच डोभाल ने संतों की एक सभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि नया भारत नए तरीके से सोचता है और हम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी लड़ेंगे। हमें जहां भी खतरा दिखेगा हम वहां प्रहार करेंगे। डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसी पर भी पहले आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में सबके अपने विचार हैं। अगर खतरा कहीं से आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। उन्होंने आगे कहा कि हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, यह तो जरूरी नहीं।
हम वहीं लड़ेंगे जहां से हमारे ऊपर खतरा आ रहा है और हम उस खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। डोभाल ने आगे कहा कि हमने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया, हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए करेंगे। माना जा रहा है कि डोभाल ने अपने बयान के जरिए पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। हालांकि आधिकारिक सूत्र इससे अलग राय रखते हैं। डोभाल के बयान के बाद आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सभ्यता के संदर्भ में था। उनकी टिप्पणी मौजूदा संदर्भ में किसी के खिलाफ नहीं है। बता दें कि बीते दिनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरियाई युद्ध की सालगिरह पर राष्ट्रवादी संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कभी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को नुकसान पहुंचाने की किसी को अनुमति नहीं देंगे। जिनपिंग ने कहा था कि हम किसी को अपने देश में घुसपैठ और हमारी पवित्र मातृभूमि के विभाजन की इजाजत नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आती है तो चीनी लोग निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करेंगे। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति का यह बयान भारत, अमेरिका या ताइवान के लिए हो सकता है। तीनों देश फिलहाल चीन के लिए चुनौती बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के बाद अमेरिका ने भी माना ताकतवर हो रहा है भारत, कहा साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। जी हां दोस्तों, अमेरिका क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत का स्वागत करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले यह कहा। उसने यह भी कहा कि भारत के 1 जनवरी 2021 से शुरू हो रहे UNSC के कार्यकाल के दौरान अमेरिका उसके साथ काम करने को लेकर भी उत्सुक है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।